नमस्कार। आज के पॉडकास्ट में हम आधुनिक इतिहास लेखन में तथ्यों या फैक्ट्स की भूमिका पर चर्चा करेंगे। इतिहास लेखन के लिए स्रोतों से तथ्यों को जमा करने और उनके आधार पर निष्कर्ष निकालने के महत्व की चर्चा करेंगे। एक प्रकार से तथ्यों की यह व्याख्या ही इतिहास का अंतर्तत्व है, उसका इसेंस है जो उसे परिभाषित करता है। हमारे सिलेबस का यह अध्याय प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन के लिए आवश्यक स्रोतों की विवेचना से संबंधित है। इसीलिए सबसे पहले हम स्रोतों से निकाले गए तथ्यों और इतिहास लेखन के परस्पर संबंधों की चर्चा करेंगे। हमारे सामने कई प्रश्न उठकर खड़े होते हैं। जैसे सबसे पहली बात कि इतिहास क्या है? इतिहास को किस प्रकार से समझा जाना चाहिए? इतिहासकार इतिहास को एक प्रकार से अतीत का पुनर्सृजन समझते हैं, रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ पास्ट ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। हिस्ट्री इज रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ पास्ट ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। इतिहास एक प्रकार से तथ्यों के आधार पर अतीत का पुनर्सृजन है। इस मायने में इतिहास एक ऐसी सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें कि इतिहासकार तथ्यों को खोजकर निकालता है और उन्हें अपने हिसाब से व्याख्या करके एक पुस्तक या आलेख के रूप में अपनी जानकारी को लोगों तक पहुंचाता है। यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, एक अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट है। इतिहासकार जो कि वर्तमान का व्यक्ति होता है, वो अतीत में जाकर अपने रुचि के विषयों को उठाकर उनके माध्यम से अतीत का एक चित्र बनाता है। लेकिन यह चित्र किसी साहित्य की तरह नहीं होता जिसमें कि वो अपनी कल्पना से कुछ भी गढ़ ले, बल्कि वो एक ऐसा साहित्य होता है जिसे कि उसे किसी न किसी तथ्य के आधार पर स्थापित करना पड़ता है। और इसीलिए इतिहास को एक प्रकार से कहा जाता है कि हिस्ट्री इज स्टडी ऑफ पास्ट इन द लाइट ऑफ प्रेजेंट। वर्तमान के रोशनी में, वर्तमान के प्रकाश में, आज की रोशनी में अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। तो इतिहास एक प्रकार से वर्तमान के परिप्रेक्ष्य से अतीत को देखने का प्रयास है और यही कारण है कि इतिहास लगातार बदलता रहता है। क्योंकि वर्तमान बदलता रहता है, इसलिए इतिहास भी बदलता रहता है। मतलब यह कि किसी समय राजनीतिक प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं तो अतीत में जाकर राजनीतिक प्रश्नों को ढूंढा जाता है। किसी समय आर्थिक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं तो आर्थिक प्रश्नों को अतीत में जाकर ढूंढा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सांस्कृतिक प्रश्न किसी समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं तो अतीत में जाकर सांस्कृतिक प्रश्नों की ज्यादा व्याख्या करता है। तो एक प्रकार से इतिहास लेखन सदैव वर्तमान से जुड़ा रहता है। लेकिन आधुनिक इतिहास लेखन की खास बात यह है कि यह तथ्यों पर आधारित होने पर बहुत ही बल देता है और यह कहता है कि तथ्य यदि नहीं है तो इतिहास नहीं है। लेकिन तथ्य क्या है? सवाल उठता है, तथ्य क्या है? तथ्य वो वक्तव्य हैं जिन्हें प्रमाणित किया जा सकता है। जिन बातों को प्रमाणित नहीं किया जा सकता वे तथ्य नहीं हो सकते, या कम से कम इतिहास के क्षेत्र में वही वक्तव्य, वही सूचना तथ्य बन सकते हैं जिनको साबित करने का कोई आधार हो। और ऐसी चीजों को प्राचीन ग्रंथों से, पुराने टीलों से, पुरानी खुदाइयों से या अन्य किसी अवशेष के माध्यम से, चाहे वो भौतिक अवशेष हो, चाहे वो अभिलेखीय अवशेष हो या किसी विचारात्मक अवशेष हो जो ग्रंथों में पाए जाते हैं,
उसके आधार पर ही अतीत का एक चित्र, एक खाका खींचा जाता है। तो एक प्रकार से इतिहासकारों का काम भी जासूसों जैसा होता है, डिटेक्टिव जैसा होता है। जैसे एक डिटेक्टिव किसी अपराध, किसी मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए, उसे सुलझाने के लिए जगह जगह से साक्ष्यों को इकट्ठा करता है और उन साक्ष्यों के आधार पर एक चित्र बनाता है कि यह घटना ऐसे हुई होगी। उसी प्रकार से इतिहासकार भी अतीत से विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों को इकट्ठा करता है और उन साक्ष्यों को इकट्ठा कर एक चित्र बनाता है कि यह घटना या यह समाज इस किस्म का रहा होगा। इसलिए तथ्य वो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जिनके ऊपर इतिहास लेखन खड़ा होता है। यहां एक और बात महत्वपूर्ण है कि हर तथ्य ऐतिहासिक तथ्य नहीं होता। आज तक निश्चित रूप से गंगा नदी को हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने पार किया होगा, लेकिन हर बार किसी के पार करने को तथ्य नहीं माना जाता। इतिहास तथ्य तो है, ऐतिहासिक तथ्य नहीं माना जाता। लेकिन जब वही गंगा पार करने की घटना, चाहे वो साधारण व्यक्ति द्वारा हो माफ कीजिए चाहे वो साधारण व्यक्ति द्वारा हो या किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा, किसी राजा महाराजा द्वारा हो या किसी साधु संत द्वारा, जब कहीं न कहीं उसे दर्ज किया जाता है किसी भौतिक अवशेष में या किसी ग्रंथ में, तब वह तथ्य ऐतिहासिक तथ्य बन जाता है। मान लीजिए फल तो बहुत सारे लोगों ने खाए होंगे, लेकिन उस फल के बीज जो किसी टीले के अंदर दबे रह गए, वह बीज जब इतिहासकार हासिल करता है तो वह ऐतिहासिक तथ्य कहलाता है। जब तक कोई तथ्य इतिहासकार के हाथों में नहीं पड़ता, तब तक वह तथ्य ऐतिहासिक तथ्य नहीं बनता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि वैसे तथ्य जिनका इतिहासकार अध्ययन करते हैं, वही तथ्य ऐतिहासिक तथ्य बनते हैं। तो हमने तीन चीजों की चर्चा की यहां। इतिहास क्या है, तथ्य क्या है, और तथ्य ऐतिहासिक तथ्य कैसे बनते हैं। इस तथ्य बनने की प्रक्रिया में या ऐतिहासिक तथ्य के पुनर्सृजन में इतिहासकारों की अपने पूर्वाग्रह की भी भूमिका होती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जब इतिहासकार किसी विषय का अध्ययन करने जाता है तो उसमें उसके पूर्वाग्रह भी काम करते हैं, उसके बायसेस भी काम करते हैं। खास तौर से विषय के चुनाव में, उसके अध्ययन के रुझान में। मसलन मान लीजिए आपको पीएचडी करनी हो या कोई किताब लिखनी हो, कोई पुस्तक लिखनी हो, कोई शोध करना हो, तो सबसे पहले आप पूछेंगे कि मैं किस विषय पर शोध करूं। अब सभी चीजों पर तो आप लिख नहीं सकते, सभी कालों पर तो लिख नहीं सकते। तो सबसे पहले आप सोचेंगे कि मैं प्राचीन भारत पर लिखूं, मध्यकालीन भारत पर लिखूं, आधुनिक भारत पर लिखूं, या यूरोप पे लिखूं, फ्रांस पे लिखूं, जर्मनी पर लिखूं। तो आप जैसे ही रिसर्च की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले एक स्थान और एक काल क्रम चुनते हैं। मान लीजिए आपने चुना मैं प्राचीन भारत का अध्ययन करूंगा, तो आपने भारत भी चुना और प्राचीन चुना, यानी कि आप एक खास कालखंड को चुन रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतने से बात नहीं होगी, पूरे के पूरे प्राचीन भारत पर आप एक साथ रिसर्च नहीं कर सकते। तो आप कहेंगे कि मैं अशोक के काल पर रिसर्च करना चाहता हूं। अशोक के काल पर पूरे भारत पर रिसर्च करना मुश्किल होगा, तो आप कहेंगे कि मैं उत्तर भारत के अमुक जगह की के बारे में अपना विशेष शोध करना चाहूंगा। अब फिर इसमें आएगा कि आप उस जगह के आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करेंगे, सामाजिक पहलुओं का अध्ययन करेंगे, या आप धार्मिक पहलुओं का अध्ययन करेंगे। किन पहलुओं का अध्ययन करेंगे? आप सभी के सभी चीजों का एक साथ अध्ययन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार जब विषयों का चुनाव होता है, वही एक प्रकार से पूर्वाग्रह जन्म लेता है, और इतिहासकार इसके प्रति सचेत होते हैं और इसे छुपाते नहीं।
इसका मतलब ये नहीं कि वो पक्षपात करते हैं। सिर्फ यह कहने का मतलब है कि इतिहासकार की अपना जो चिंतन प्रणाली है, जो सोच है, वह उसके ऊपर, उसके विषयों के सिलेक्शन के ऊपर विषयों के अपने विषयों के चुनाव के ऊपर उसका असर पड़ता है। इतिहासकार से लेकिन यह अपेक्षा जरूर की जाती है कि वह इन विषयों का अध्ययन करते समय सिर्फ उन्हीं तथ्यों को सामने नहीं लाएगा जो उसकी अपनी प्रस्थापना से मेल खाता हो, बल्कि उन तथ्यों को भी सामने लाएगा जो उसकी प्रस्थापना से मेल ना खाता हो। और इसीलिए अच्छा इतिहासकार वो हो माना जाता है जो अपने मत के विरुद्ध तथ्यों को भी अपनी पुस्तक में जगह देता है और साफ साफ कहता है कि मेरा मानना तो यह है, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य मिलते हैं जो इस मान्यता के विरुद्ध भी जाते हैं, लेकिन मेरा मानना है, इसके बावजूद मेरा मानना है कि ज्यादातर तथ्य इस तरफ जाते हैं। यह एक बहुत बड़ी बात होती है। जो बड़े इतिहासकार होते हैं, जिनका ज्यादा सम्मान होता है, उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि सिर्फ अपने पक्ष के तर्कों को ही नहीं, बल्कि अपने विपक्ष के तर्कों को भी उल्लेख करके उसे जगह देंगे और फिर उसकी व्याख्या करेंगे कि उसके विरुद्ध में जो तर्क हैं उसके बारे में उनकी क्या समझ है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक तथ्यों का इतिहासकारों के विचारों के अंदर से एक प्रक्रिया में गुजरने के बाद ही इतिहास लेखन होता है। और इसीलिए जब हम ऐतिहासिक तथ्यों की बात करते हैं तो इतिहासकार के पूर्वाग्रहों, उसके विचारों को कभी नजरअंदाज नहीं करते। और कोई इतिहासकार यह दावा नहीं करता कि उसके विचारों का उसके शोध पर भी असर पड़ा होगा। जो लोग यह दावा करते हैं उनके पास निश्चित रूप से कुछ छुपाने के लिए होगा। लेकिन बात यह है कि ये जो रुझान है वो किसी स्वार्थवश न हो, किसी खास विचारधारा को समर्थन करने के लिए अपने विचारों के विपक्ष में जो तथ्य जाते हैं उसको दबाने की कोशिश ना हो। यह एक आधुनिक इतिहास लेखन से अपेक्षा की जाती है। आधुनिक इतिहास लेखन इस मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में उभरता है। कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनकी की व्याख्या और की जानी चाहिए। मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि हर सत्य प्रोविजनल और कॉन्टिंजेंट होता है। ऐतिहासिक सत्य भी तात्कालिक और अपने आप में आ, ऐसा तथ्य होता है जिसकी पुनर्व्याख्या की जा सकती है, उसे पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है। कभी भी इतिहासकार अपनी पुस्तक को या अपने विचारों को अंतिम सत्य मानकर नहीं चलता। वो ये कहता है कि अभी तक उपलब्ध जो साक्ष्य हैं उनके आधार पर हमने यह निष्कर्ष निकाला है। हो सकता है आगे नए किस्म के तथ्य आए तो इन विचारों को हम बदल देंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में माना जाता है कि यह करीब करीब 2700 बीसी ईस्वी पूर्व के आसपास पनपनी शुरू हुई। उसके पहले भी संस्कृतियां थी, लेकिन हड़प्पा के नगरीकरण के प्रथम तत्व 2700 ईस्वी पूर्व के आसपास पनपने शुरू हुए। लेकिन मान लीजिए कोई एक ऐसी खुदाई होती है जिसमें कि 5000 ईस्वी पूर्व में कोई नगर मिलता है, या कहीं से और कोई ऐसा अवशेष मिलता है जिसमें पता चलता है कि 10,000 साल पहले सिंधु घाटी की सभ्यता में कोई नगर बना था, तो हम इस अपने विचार को बदलेंगे।
इसीलिए हम ये कहते हैं कि हर सत्य तात्कालिक और कॉन्टिंजेंट होता है। वो एक एक सस्पेंडेड जजमेंट में रहता है। वो हमेशा एक ऐसा सत्य होता है जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि यह अभी का सच है। अभी तक जितनी जानकारी है उसके आधार पर यह कहा जा रहा है। आगे यदि जानकारी बदलेगी तो यह विचार भी बदलेगा। इसी आधार पर विज्ञान चलता है। विज्ञान में पिछले 200 वर्षों में जितनी खोजें हुई हैं उसमें विज्ञान ने खुद को ही कई बार काटा है। पर इससे विज्ञान छोटा नहीं हो जाता, इससे विज्ञान बड़ा होता है। विज्ञान बड़ा इसीलिए होता है क्योंकि वो कहता है कि मैं अपूर्ण हूं। यह ऐसी चीज नहीं जो ये कहता है कि मैं परम हूं और मेरे बियॉन्ड बियॉन्ड कुछ है ही नहीं। यह बात कई बार धर्म बोलता है। धर्म के अंदर में जो ज्ञान होता है, धार्मिक ज्ञान होता है, वो कहता है कि मैं ही परम हूं और मुझे तुम कभी नहीं बदल सकते। लेकिन विज्ञान ये नहीं कहता है। विज्ञान ये कहता है कि तुम मुझे चुनौती दो, मुझे बदलो, लेकिन बदलने के लिए हमेशा तथ्यों का सहारा लो। तुम बताओ कि क्या नई ऐसी बात हुई है जिसके आधार पर इस निष्कर्ष को बदला जाना चाहिए। इसीलिए इस बात का बहुत महत्व है और इसे अपने हृदय में रखना चाहिए कि वैज्ञानिक इतिहास लेखन में हर निष्कर्ष एक तात्कालिक और एक ऐसा तथ्य होता है जिसको कि हमेशा ओपन रखा जाता है। वो हमेशा खुला होता है कि यह व्याख्या पुनर्व्याख्या फिर से की जा सकती है। कोई अंतिम परम चरम सत्य ऐतिहासिक सत्य नहीं होता है। लेकिन यह करते हुए भी हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इतिहास कोई एक उपन्यास लिखने जैसी चीज नहीं है। यह कोई फिक्शन नहीं है। यह एक पुनर्निर्माण है, एक रिकॉन्स्ट्रक्शन है जिसके माध्यम से हम ऐतिहासिक तथ्यों को एक खास अंदाज में सजाते हैं, एक ऐतिहासिक तथ्यों को एक खास अंदाज में बुनते हैं, उनको रिकॉन्स्ट्रक्ट करते हैं, पुनर्सृजित करते हैं। यह मनमाने तरीके से मनमानी बात बोलने का मंच नहीं है। इतिहास तथ्यों और साबित किए जाने लायक तथ्यों और ऐसे तथ्य जिन्हें इतिहासकारों ने मूल्यांकन कर लिया हो, ऐसे तथ्यों का एक ताना बाना है। एक ऐसे तथ्य, इस प्रकार के तथ्यों का एक मंच है। यह कैसे होता है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि इतिहासकार एक प्रोविजनल सिलेक्शन ऑफ फैक्ट्स के साथ शुरू होता है। वह जब एक काल का अध्ययन करता है तो उसके मन में एक छवि होती है। वह यह सोचता है कि इस काल में यह घटना ऐसी हुई होगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम सोचते हैं कि गुप्त काल में जाति प्रथा कैसी थी। अब हमारे मन में अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके आधार पर गुप्त काल में जाति व्यवस्था के बारे में एक चित्र है। लेकिन उस चित्र के साथ जब हम फिर गुप्तकालीन ग्रंथों, गुप्तकालीन भवनों, गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेषों, गुप्तकालीन ऐतिहासिक स्रोतों के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो यह मानकर प्रवेश करते हैं कि मेरे अभी तक के जो विचार हैं वो बदल भी सकते हैं। तो एक प्रोविजनल फैक्ट के, एक प्रोविजनल विचार के साथ, तात्कालिक विचार के साथ हम अंदर प्रवेश करते हैं विषय में, और उस विषय में प्रवेश करने के बाद एक एक करके तथ्यों को उठाना शुरू करते हैं। उनकी हम एक तात्कालिक व्याख्या करते हैं और फिर से उसका मूल्यांकन करते हैं। यदि इस बार बार तथ्य और व्याख्या के मूल्यांकन पुनर्मूल्यांकन के बाद मेरे पुराने विचार बदल जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। यदि पुराने ही मत फिर से सही ठहरते हैं तो भी अच्छी बात है। इसकी खास बात यह है कि हमने उस प्रक्रिया को अपनाया जिसमें कि हमने अपनी तटस्थता को रखने की कोशिश की। हमारे पूर्वाग्रह काम करते हैं लेकिन इतिहासकार अपनी तरफ से यह कोशिश करते हैं कि उसमें पूर्वाग्रह हावी ना हो।
इतिहासकारों के लिए तटस्थता एक बहुत ही जरूरी चीज है। इतिहासकार बिना तटस्थ हुए किसी इतिहास को नहीं लिख सकता। तो इतिहासकार जब इस प्रकार अध्ययन करता है तो भविष्य में एक नए प्रकार की संभावनाओं को छोड़कर जाता है, ताकि अतीत के प्रश्नों को फिर से देखा जा सके। ये जो तथ्यों और व्याख्या के बीच घात प्रतिघात होता है, उसी के कारण इटालियन थिंकर, इटली के एक बड़े दार्शनिक क्रोचे का मानना था कि हर इतिहास वर्तमान का इतिहास होता है, कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री होता है। ऑल हिस्ट्री इज कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री, समसामयिक इतिहास होता है। यानी इतिहास की पीछे जाकर जब भी आप व्याख्या करेंगे तो उस व्याख्या में वर्तमान हावी होता हुआ दिखाई देता है। यह अपने आप में कोई बहुत गलत बात भी नहीं है। यह सच है कि एक इतिहासकार जब किसी विषय का चुनाव करता है तो उस चुनाव में वर्तमान समाज के जो समस्याएं होती हैं, वर्तमान समाज के जो मूल्य होते हैं वह महत्वपूर्ण होते हैं। मान लीजिए कि आज का समाज जाति प्रथा से परेशान हो, मान लीजिए आज का समाज किसी खास सांस्कृतिक मूल्य के बारे में जानना चाहता हो और इतिहासकार किसी ऐसी चीज पर काम करे जिस पर कि किसी की रुचि ही नहीं है, तो वह इतिहास लेखन में अनटाइमली माना जाता है। एक प्रकार से हो सकता है आगे उसका बहुत महत्व हो, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार अपने समय के प्रश्नों से प्रभावित होते हैं और इसीलिए यह बात एक प्रकार से सच है कि इतिहास लेखन वर्तमान से समसामयिक काल से प्रभावित होता है। और क्रोच का यह जो स्टेटमेंट है जो 1910 में उसने दिया था, CROCE, क्रोस ऐसे दिखता है लेकिन इटालियन में इसका उच्चारण होता है क्रोचे, क्रोच। 1910 में उसने ये कहा था, ऑल हिस्ट्री इज कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री। ये एक बड़ा ही मार्मिक लाइन है। ये एक नए तरह के चीज के बारे में आपको संवेदनशील बनाता है कि इतिहास लेखन वर्तमान से प्रभावित होता है। यही कारण है कि आजकल हम देखते हैं कि जब स्त्री मुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई तो नारीवादी इतिहास लेखन का जोर बढ़ा। जब प्रकृति में पर्यावरण में संकट आया तो इन्वायरमेंटल हिस्ट्री या पर्यावरणीय इतिहास के ऊपर जोर बढ़ा। जब जनजातियों का उदय शुरू हुआ आजादी के बाद, जब जनजातियां सशक्त होने लगी तो जनजातियों ने अपना इतिहास लिखना शुरू किया। जब निचली जातियों की का एक प्रकार से एम्पावरमेंट हुआ, जिनको कि पहले निचली जातियां कही जाती थी, जो हमारे समाज के कामगार वर्ग थे, तो उन लोगों ने अपना इतिहास लिखना शुरू किया। तो आजकल जैसा इतिहास आजादी के दिनों में लिखा जाता था, जिसमें कि राष्ट्रवाद और एक प्रकार से इस बात का बड़ा जोर होता था कि कैसे प्राचीन भारत एक महान राष्ट्र हुआ करता था, वह एक फेज में आकर के पूरा हो गया। और उसके बाद से भारत, प्राचीन भारत में किसानों की स्थिति, प्राचीन भारत में या मध्ययुगीन भारत में महिलाओं की स्थिति, शूद्रों की स्थिति, अंत्य जातियों की स्थिति, जनजातियों की स्थिति, इन विषयों पर जोर बढ़ा। और इसीलिए इतिहास कोई फिक्स्ड रिजिड चीज नहीं होती, इतिहास कोई जड़ वस्तु नहीं है। इतिहास लेखन सतत परिवर्तनशील है, क्योंकि इतिहास अपने प्रश्नों को वर्तमान से ग्रहण करता है। इसीलिए इतिहास लेखन में सदैव परिवर्तन आते रहते हैं। इसलिए एक प्रकार से कहा जा सकता है कि वर्तमान इतिहास लेखन को हमेशा प्रभावित करता है। लेकिन इसके बावजूद जो कुछ भी लिखा जाएगा
उसमें तथ्यों की भूमिका से कभी इनकार नहीं किया जा सकता। इतिहासकार किसी भी तथ्य को इतिहासकार तथ्यों के बगैर अपना अस्तित्व नहीं रख सकता और न ही तथ्य इतिहासकार के बगैर अपना अस्तित्व रखते हैं। बिना तथ्य के इतिहासकार जड़हीन, फ्यूटाइल होता है, बेमानी हो जाता है। यदि कोई इतिहासकार बिना तथ्यों के कोई बात बोले तो उसकी गंभीरता, उसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। और ठीक इसी प्रकार जब तक कोई तथ्य इतिहासकार के हाथों में नहीं पहुंचता तब तक वह मृत रहता है, तब तक वह अर्थहीन रहता है। इतिहासकारों के हाथ में पहुंचने के बाद ही तथ्य ऐतिहासिक तथ्य बनता है। तथ्य के ऐतिहासिक तथ्य बनने की प्रक्रिया निश्चित रूप से इतिहासकारों के हाथ से गुजरती है। एक और प्रश्न यहां लेते हैं, क्या अंतिम रूप से कभी इतिहास लिखा जा सकता है? क्या अल्टीमेट हिस्ट्री कभी संभव है? नहीं, शायद यह संभव नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा समय नहीं हो सकता जबकि आप सभी तथ्यों को जान गए हो, चाहे भविष्य हो या वर्तमान हो या अतीत हो। हर समय के तथ्यों को जानने के लिए कुछ न कुछ बचा ही रहता है। और जब फिर नए तथ्य उभर कर आएंगे, नई बातें उभर कर आएंगी, नए आयाम उभर कर आएंगे, तो उसके निष्कर्ष अभी तक जो हमारे इतिहास की धारणा थी उसको बदलेगा। इसीलिए अल्टीमेट हिस्ट्री कभी संभव नहीं है। यदि हम ये कहें कि किसी भी काल के इतिहास को, चाहे वो गुप्त काल हो, चाहे मौर्य काल हो, चाहे वो और भी कोई काल हो, मुगल काल हो, चाहे अंग्रेजों का समय हो, उस काल का इतिहास अब अंतिम रूप से लिख दिया गया, तो यह एक गलत बात होगी। और इसीलिए हमेशा इतिहास में निरंतर शोध चलते रहते हैं। बल्कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तकरीबन 150 से 200 लेख प्रति वर्ष आते हैं और लगातार वो ज्ञान की वृद्धि कर रहे हैं। दुनिया भर के विद्वान एक विषय के ऊपर अध्ययन करते हैं और उसके इलाके में, उस क्षेत्र में, वो जो ज्ञान का क्षेत्र है उस क्षेत्र में अपना योगदान देते रहते हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इतिहास सदैव विकसित होने वाला डायनेमिक सब्जेक्ट है, गतिमान विषय है। यह कोई मृत विषय नहीं है। और इसीलिए इतिहास के बारे में आप इसके पहले कि इतिहास का अध्ययन शुरू करें, यह धारणा बदल लीजिए कि इतिहास कोई ऐसी चीज है जो चट्टान की तरह एक जगह रखा हुआ है और आप जाएंगे और उसे पकड़ लेंगे। इतिहास एक नदी की तरह है जो सतत प्रवाहमान है, जिसमें कि निरंतर नए नए सत्य, नए नए आयाम जुड़ते रहते हैं। और इसीलिए कभी भी उसमें आप इस बात से निश्चिंत नहीं हो सकते कि अब आपने अंतिम सत्य को जान लिया। इतिहास एक प्रकार से इंटरप्रिटेशन है और इसीलिए इमेजिनेटिव, कल्पनाशील अंडरस्टैंडिंग है, एक कल्पनाशील चीज है कि कल्पना की भी उसमें एक भूमिका है। जिस जगह तथ्यों को आप संजोते हैं, उसमें तथ्यों को संजोते हुए अपनी कल्पना के भी का उपयोग करते हैं। लेकिन इतिहासकार हमेशा यह बताता चलता है कि यह कल्पना सिर्फ यह कल्पना है और यह तथ्य नहीं है, ये मेरा अनुमान है। यह भी बताना बहुत जरूरी होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इतिहासकार और उसके तथ्यों के बीच में एक बड़ा ही रूमानी संबंध होता है। एक, ना तो तथ्य इतिहासकार का दास होता है और दास न ही इतिहासकार अपने तथ्यों का दास होता है। दोनों के बीच बराबरी पर एक संवाद चलता रहता है।
कल्पना परिकल्पना चलती है, इतिहासकार नए तथ्यों को खोज कर निकालता है और उन तथ्यों के माध्यम से एक नई व्याख्या उभरती है। दोनों एक प्रकार से बराबर हैं और एक ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होते हैं जो कि प्रोविजनल होता है। हम एक वस्तु को देखते हैं, देखने के बाद हम एक निष्कर्ष निकालते हैं, निष्कर्ष निकालने के बाद फिर उसकी जांच करते हैं और तब एक सिद्धांत बनाते हैं कि यह हुआ। उदाहरण के लिए हमने सामने देखा एक मेज रखा हुआ है, लगता तो मेज जैसा ही है। पहला ऑब्जर्वेशन इंद्रियों के माध्यम से देखा, मेज जैसा ही है। फिर छू कर देखा और तरीके से देखा, हाँ यह मेज है, और तब हमने ये कहा कि यह मेज ही है। ये तीन प्रक्रिया होती है। अवलोकन, अवलोकन के बाद उसका एक हाइपोथेसिस क्रिएट करना, एक प्रस्तावना देना, इंद्रिय से अवलोकन, फिर प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद पुष्टि, उसका वेरिफिकेशन, और उस पुष्टि के बाद सिद्धांत। यही प्रक्रिया इतिहास लेखन में भी चलती रहती है। हमने एक तथ्य देखा इंद्रियों से, उस तथ्य के बारे में एक प्रस्तावना बनाई, यह लगता है सिक्का है और यह सिक्का मुगल काल का है, यह प्रस्तावना हुई। फिर उसको हमने जांचा कि यह मुगल काल का ही है, कैसे कहेंगे, ये कारण है, ये कारण है, उस समय इस किस्म के सिक्के बनते थे, उस समय इन सिक्कों पर इस प्रकार के चिन्ह होते थे, इस प्रकार के आकार होते थे। यह सब जब पुष्टि कर ली तब हमने उसको सिद्धांत का रूप दिया कि यह मुगल कालीन सिक्का इस स्थान से प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार 3-4 चरणों में इतिहास लेखन की प्रक्रिया घटित होती है और यह एक सतत चलने वाला संवाद है जो अतीत और वर्तमान के बीच चलता है। तो आज के लिए इतना ही। हमने आज के व्याख्यान में तथ्यों के महत्व को और इतिहासकार और तथ्यों के बीच के संबंध पर प्रकाश डालने की कोशिश की। आगे के व्याख्यानों में हम लोग एक एक करके विभिन्न स्रोतों की चर्चा करेंगे। उदाहरण के लिए अभिलेख, सिक्के, पुरातात्विक स्रोत, अन्य पुरातात्विक स्रोत, ग्रंथ, ग्रंथों में भी बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, ब्राह्मणवादी ग्रंथ, नाटक, काव्य, तमाम किस्म के ग्रंथों से किस प्रकार तथ्य को प्राप्ति होती है, इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।